नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। आज हम बात करेंगे कुम्हरार विधानसभा सीट की। बिहार की ये विधानसभा सीट बेहद रोचक है। अब इस सीट पर 2025 में कौन-कौन दावेदार हो सकते हैं? मौजूदा विधायक अरुण कुमार सिन्हा है, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं। अब माना ये जाए कि बीजेपी उनको दोबारा से टिकट देगी या फिर कोई नया चेहरा लेकर आएगी। महागठबंधन की तरफ से किसको दावेदारी मिलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रदीप झा। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पियो भारत में। बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। सर सबसे पहले तो समझाइए कुम्हरार का समीकरण क्या बन रहा है? 2010, 15 और 20 में जो यहाँ के परिणाम निकले थे, वो 2025 की तरफ क्या इशारा करते हैं? देखिए अर्पिता, 2010, 15, 20 नहीं बल्कि 1980 से आप देख लीजिए इस विधानसभा सीट पर। 77 से मैं बता सकता हूँ। देखिए 77 में आपको पता है कि कांग्रेस विरोधी लहर थी। इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद का वो चुनाव था। उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी उस समय में जनसंघ थी, जिसका कि विलय हो गया था जनता पार्टी में। तो जनता पार्टी की टिकट पर पहली बार यहाँ एक तरह से कह सकती है कि ये पटना कुम्हरार जो है माना जाता था कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। ठीक है, कई बार कांग्रेस और कुछ बार जो है कम्युनिस्ट पार्टी के भी एमएलए यहाँ से जीते जाते थे, लेकिन पहली बार कोई कांग्रेस और कम्युनिस्ट के अलावे, जिसे आप आज भारतीय जनता पार्टी कहती है, पहले जनसंघ हुआ करता था, तो इस बैकग्राउंड का व्यक्ति पहली बार चुनाव जीता था। वो थे प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव 1977 में। उसके बाद फिर 80 में वो हार गए, कांग्रेस पार्टी यहां से जीती। 85 में आपको याद है कि इंदिरा गांधी की शहादत के बाद का वो चुनाव था, जिसमें फिर से कांग्रेस पार्टी के अखिल हैदर चुनाव जीते थे। 90 में फिर से पहली बार जब सुशील मोदी चुनाव लड़ रहे थे इस विधानसभा सीट पर, तो उस बार अखिल हैदर को बामुश्किल 2200 वोट से सुशील मोदी हराने में सफल हुए थे। उसके बाद से जो ये सीट बीजेपी का गढ़ बना, ठीक है, तो आज तक ये सीट जो है बीजेपी का गढ़ ही बना हुआ है। ठीक है, इस गढ़ को आज तक कोई भी राजनीतिक दल भेद नहीं पाया। ठीक है, यही सवाल ले लेती हूँ सर। अब यही सवाल मैं ले लेती हूँ आपसे। 2025 में चूंकि ये किला बीजेपी का अभेद किला है, तो फिर बीजेपी किसको यहाँ पर खड़ा करेगी? क्योंकि बीजेपी के लिए लगभग चुनाव जीतने की संभावना दिख रही है, तो फिर जो भी खड़ा होगा लगभग चुनाव जीता हुआ ही माना जाएगा। इतनी जिताऊ सीट पर बीजेपी किसको मौका देगी? कौन-कौन नाम है जिन पर चर्चा है? नहीं, अब आपको तब फिर और उसके आगे मुझे ले जाना होगा आपको। देखिए जहां मैंने छोड़ा था, ये सीट जो है अर्पिता 90 से लेकर 2000 ईस्वी तक, मतलब लगातार 3 चुनाव 90, 95, 2000 चुनाव बीजेपी से सुशील मोदी ने जीता, और हर बार उनका मार्जिन बढ़ता गया। ठीक है, हर बार बढ़ता गया। 2000 में चुनाव जीतने के बाद आपको पता है कि 2004 में सुशील मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और भागलपुर से चुनाव जीतकर जो है वो लोकसभा पहुंच गए। लेकिन 2005 में यहाँ तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर 2005 में जो है यहाँ इस सीट पर जो चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने सुशील मोदी के बदले अरुण कुमार सिन्हा को टिकट दिया। ठीक है, और तब से अरुण कुमार सिन्हा लगातार जो है सुशील मोदी का खड़ाऊ लेकर जो है चुनाव की बैतरनी पार करते रहे। ठीक है, जीतते रहे। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि सुशील मोदी का जो मार्जिन था हर चुनाव में बढ़ता जा रहा था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बढ़ता गया। मतलब 90 में जितना वोट से जीते, 95 में उससे ज्यादा से जीते, 2000 में उससे भी ज्यादा से जीते। लेकिन अरुण सिन्हा का क्या हुआ है कि 2005 में जो जीत हुई, उसके बाद 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, हर बार लगभग मार्जिन घटता गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सर। इसका मतलब 25 में अगर लगातार घट रहा है, इसका मतलब 25 में भी दिक्कत हो सकती है। तो फिर नए चेहरों पर बात हो रही होगी बीजेपी के खेमे में। नहीं, हाँ, एक और विषय है, दूसरी बात एक और है कि देखिए एक उम्र भी होती है अरुण सिन्हा की, और बीजेपी एक तरह से जो है ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। कई बार चर्चा है बीजेपी में इस बार
कि 2025 के चुनाव में पुराने जो नेता हैं बीजेपी के, उन लोगों को शायद टिकट नहीं मिलेगा। तो उस कैटेगरी में नंदकिशोर यादव आते हैं, प्रेम कुमार आते हैं, उस कैटेगरी में अरुण सिन्हा भी आते हैं। ठीक है, तो अगर इस आधार पर अरुण सिन्हा, देखिए ये सीट अरुण सिन्हा की नहीं है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो उसका जीत लगभग तय हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ का सामाजिक समीकरण है उसके आधार पर। तो चर्चा ऐसी है कि इस बार किसी नए उम्मीदवार को बीजेपी पुराने नेताओं के बदले एक बार जो है इस बार आजमाने का प्रयास करेगी। अब उसमें अरुण सिन्हा आते हैं या नहीं आते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि अरुण सिन्हा का टिकट कट ही जाएगा, लेकिन जिन नामों की चर्चा है उन नामों में 2-3 चर्चित चेहरे हैं, जिसमें एक है रणवीर नंदन। अगर ये बात हुई कि नहीं किसी कास्ट को ही टिकट देना है, चूंकि लगातार जो है सुशील मोदी के बाद से लगातार कास्ट ही लड़ते रहे हैं इस चुनाव सीट पर, तो उससे पहले भी प्रोफेसर शैलेंद्र श्रीवास्तव जो है उसी समाज से आते थे। तो अगर कास्ट जाति में ही किसी को टिकट देने की बात हुई तो रणवीर नंदन मुझे लगता है सबसे आगे चल रहे हैं। अगर उसके अलावे अगर वैसे कंडीशन में रिप्लेस कर सकते हैं अरुण कुमार सिन्हा को, क्योंकि वो कायस्थ है, क्योंकि कायस्थों की संख्या भी माना जाता है इस सीट पर अच्छी खासी है। और दूसरा नाम सर कौन हो सकता है? दूसरा एक और चीज है कि रणवीर नंदन साधन संपन्न भी है और लोकप्रिय भी है, कार्यकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि कार्यकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय है। और याद रखिए अर्पिता, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय होना एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद देखिए अगर वैसे वर्ग से अगर बात करें, सुशील मोदी वैसे थे, तो और पटना कुम्हरार विधानसभा सीट में वैश्यों व्यापारियों की भी संख्या अच्छी खासी है, तो संजय गुप्ता का नाम चल रहा है यहाँ से। ठीक है, संजय गुप्ता दूसरे नंबर पर, मतलब अगर दूसरा चेहरा बोले तो संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के माने एक तरह से प्रदेश मंत्री है, युवा मोर्चा के प्रभारी रहे हैं, तो इस तरह से और काफी सक्रिय है, 90 के दशक से लेकर आज तक जो है सक्रिय रहे हैं ये पटना मध्य विधानसभा सीट पर। तो इसीलिए उनके नाम की भी चर्चा है। एक और नाम चल रहा है कि अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कुशवाहा फैक्टर बहुत बड़ा, बीजेपी में कुशवाहा और राजपूत का फैक्टर जो है मध्य बिहार में बहुत तेजी से चला। लालू प्रसाद मैंने राष्ट्रीय जनता दल भी कुशवाहा को जो है एनडीए से तोड़ने की बात कर रही है। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी में एक नाम चल रहा है रत्नेश कुशवाहा का। ठीक है, अच्छा, तो ये भी उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, तो कई नाम है। और दूसरा चौथी सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए बीजेपी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है अर्पिता। ठीक है, इस सीट पर बीजेपी अपने दल से किसी भी उम्मीदवार को टिकट देगी तो जातीय समीकरण यहां मायने नहीं रखता। मैं बताऊं, बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता। ठीक है, लेकिन फिर भी बीजेपी अगर सैयद शाहनवाज हुसैन को भी टिकट दे दे, ठीक है, शाहनवाज हुसैन को भी टिकट दे दे और एक भी मुसलमान का वोट नहीं मिले शाहनवाज हुसैन को, तब भी शाहनवाज हुसैन इस सीट से जीत जाएंगे, बीजेपी के नाम पर जीत जाएंगे। तो यहाँ बीजेपी की चलती है, किसी जाति की या किसी उम्मीदवार की नहीं चलती। लेकिन ठीक है सर, लेकिन विपक्ष भी तो तैयारी में होगा इस बार 2025 में। और प्रशांत किशोर जैसे नए नेता की एंट्री भी हुई है, कुछ समीकरण वो भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो महागठबंधन के लिए भी एक मौका हो सकता है। क्या आपको लगता है कि वो कौन सी सूरत होगी जब इस सीट पर बीजेपी को कड़ा मुकाबला मिल सकता है? महागठबंधन से चेहरा कौन हो सकता है? और इस गठबंधन के बीच जब एंट्री होगी प्रशांत किशोर की, तब क्या समीकरण दिख सकता है? अर्पिता, पहले महागठबंधन की बात कर ले। महागठबंधन की दुविधा यह है और संकट यह है कि हर चुनाव में मैं देख रहा हूं 90 से लेकर केवल 90 और 95 में अखिल हैदर ही उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है हर चुनाव दर चुनाव महागठबंधन जो है अपना उम्मीदवार बदलता रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी एक व्यक्ति को, एक नेता को यहाँ स्थापित होना ही नहीं देता। कभी आरजेडी लड़ती है इस सीट पर, कभी कांग्रेस पार्टी लड़ती है इस सीट पर। ठीक है, मतलब कांग्रेस भी लड़ती है तो उम्मीदवार बदल जाता है, राजद भी लड़ती है तो उम्मीदवार बदल जाता है हर चुनाव में। तो कोई भी नेता जो है बीजेपी के इसको आमने सामने से चुनौती देने की स्थिति में होता ही नहीं होता है। ठीक, तो इस बार कौन उम्मीदवार होगा, कौन सा दल लड़ेगा, इस बात का अनुमान लगाना महागठबंधन के बारे में असंभव है। कई बार होता क्या है जानती है आप, कि कई अधिकतर चुनाव में क्या होता है
कि फलाना सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए, राजद को मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ाई होती है पार्टी के अंदर, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन हाँ। लेकिन पटना का 4 सीट ऐसी है विधानसभा की अर्पिता, बिहार में, जिसमें महागठबंधन में जितने भी दल हैं, कोई इस सीट को लड़ना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये सीट उनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। कुम्हरार की बात करें सर, जैसा आपने कहा कि ये हाँ। सीट बीजेपी की बहुत मजबूत सीट है, बीजेपी की जीतने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब इसी में दिलचस्प तस्वीर ये है कि प्रशांत किशोर आ गए हैं। अब यहाँ का जो भी जातिगत समीकरण हो या ध्रुवीकरण हो या जो भी फैक्टर हो जो बीजेपी के पक्ष में खड़ा रहता है, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री से एनडीए को नुकसान होगा, महागठबंधन को फायदा होगा, या फिर महागठबंधन को ही नुकसान होगा, एनडीए को ही फायदा होगा, क्या होगा? अर्पिता, प्रशांत किशोर, अगर हम जो अभी 4 सीट पर उपचुनाव हुआ है बिहार में, उसको अगर एक उदाहरण माने, ठीक है, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इन 4 सीटों पर हुए उपचुनाव को आधार मानकर अगर मैं 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का अनुमान लगाऊं, तो मैं ये बता सकता हूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी का असर अभी तक नहीं दिखा है। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर असर बीजेपी का है, यहाँ पर किसी उम्मीदवार का नहीं है। अरुण सिन्हा को बीजेपी टिकट दे या रणधीर रंजन को टिकट दे या किसी भी व्यक्ति को टिकट दे, संजय गुप्ता को टिकट दे, रत्नेश कुशवाहा को टिकट दे, बीजेपी किसी को भी टिकट दे, शाहनवाज हुसैन को टिकट दे, वोट बीजेपी को पड़ता है, नंबर 1। उसी तरीके से अगर प्रशांत किशोर की पार्टी में देखा जाए, अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें आप देखेंगी तो प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट नहीं पड़ा है, बल्कि इंडिविजुअल उम्मीदवार को वोट पड़ा है। तो अब प्रशांत किशोर की पार्टी से उम्मीदवार कौन होता है, उस पर निर्भर करेगा कि वो परिणाम को किस हद तक प्रभावित करेगा। वो बीजेपी का वोट काटेगा या बीजेपी के विरोधियों का वोट काटेगा, या वो चुनाव जीतने की स्थिति में होगा। कुल मिलाकर अभी हालात ऐसे नहीं है कि पीके यहाँ कोई फैक्टर बने या उनकी पार्टी को यहाँ मजबूत जो है प्रभाव छोड़ सके, लेकिन हालात ये है कि महागठबंधन भी असमंजस में है कि ये सीट किसके पास जाए या जानी चाहिए, क्योंकि सब इस सीट को लेना नहीं चाहते हैं। बीजेपी के लिए सुनहरा मौका है, लेकिन लड़ाई अपनों के साथ है, क्योंकि अपनों में ही टिकट का बंटवारा करना है, तो काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है कुम्हरार विधानसभा सीट। चलिए सर, हम इस चर्चा को फिलहाल रोकते हैं। फिलहाल फाइनल अगर आप इस सीट को लेकर कोई टिप्पणी करना चाहें। नहीं अर्पिता, ये सब मैंने कहा ना कि यहाँ कुम्हरार विधानसभा सीट पर कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा मैं बताऊं आपको पिछले विधानसभा चुनाव की बात, ठीक है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के भी कुछ लोगों ने भाजपा को हराने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भाजपा को नहीं हरा पाए। मालूम है क्यों? इसलिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की तुलना में यहाँ के मतदाता भाजपा के पक्ष में ज्यादा खड़े होते हैं, ठीक है। भाजपा ए भाजपा बी को हराने का प्रयास करती है, ठीक है, लेकिन फिर भी भाजपा को नहीं हरा पाती। ये सबसे बड़ी बात है इस बात यहाँ। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हर घर में या हर दूसरे घर में बीजेपी समर्थक काफी मजबूती से है इस इलाके में, तभी यहाँ बीजेपी के लिए ऐसी संभावना दिखती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, सीट का समीकरण समझाने के लिए। आगे इस सीट पर बहुत कुछ होना बाकी, तब आपसे एक और चर्चा करेंगे और समझेंगे यहाँ क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर।